तो दोस्तों ज़्यादा बातचीत ना करते हुए मैं आज आपको पहले बता दूं कि मैं आज आपकी इस क्लास में 10 टॉपिक कराऊंगा तुम्हें। ध्यान से सुनना दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको 10 टॉपिक कराने वाला हूं और हर टॉपिक के आपको 15 क्वेश्चन कराने वाला हूं। मतलब मैं आपको आज बच्चों 150 क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। इस चीज़ का ध्यान रखो। आज तक तो मैंने आपको 100 क्वेश्चन कराए होंगे, लेकिन आज ये जो क्लास होगी दोस्तों आपको 150 क्वेश्चन के आसपास मैं आपको कराने जा रहा हूँ, 150 के आसपास। आर यू रेडी? अगर आप सब लोग तैयार हैं तो दोस्तों उठ जाओ, मेहनत कर लो, खड़े हो जाओ और इस बार अपनी एक सीट सुनिश्चित कर लो। तो आइए बच्चों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर जनगणना से रिलेटेड होगा। भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी? चलिए बच्चों, जय माता दी के साथ पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा। हमारे देश में पहली बार जनगणना कब हुई थी? चलो सर, डेट क्या है? 16 मार्च को पेपर होगा बाबू, 16 मार्च को पेपर होगा। ध्यान से सुन लो, 16 मार्च को। सवाल है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? सर जी पहली बार हुई थी 72 में, 1872 में, और काल था उस समय मेयो का, मेयो के शासन काल में हुई थी। सवाल नंबर नेक्स्ट, भारत में पहली बार जनगणना किसके काल में संपन्न हुई थी? लो भैया, अभी तो मैं आपको बता गया हूं कि हमारे देश में पहली बार जो जनगणना हुई थी वो किसके काल में संपन्न हुई थी? तो सर वो मेयो के काल में संपन्न हुई थी। आज 10 टॉपिक कराऊंगा, ध्यान रखना, हर टॉपिक के 15 क्वेश्चन होंगे। अगला सवाल, 2011 में हमारे भारत की पॉपुलेशन कितनी थी? बोलो भैया, 2011 में हमारे भारत की पॉपुलेशन कितनी थी? तो बाबू 2011 में हमारी पॉपुलेशन थी 121 करोड़। कितनी थी? 121 करोड़। ये भी ध्यान से सुनो, थोड़ा तेज चलो, वीडियो को लाइक कर दो और हो सके तो इसे आप अपने ग्रुप में शेयर कर देना। अगर हो सके तो आप मुझे अपने ग्रुप में शेयर कर देना, इतना छोटा सा काम आप कर लेना बस। सवाल नंबर नेक्स्ट, विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी कितनी है? अगर पूरे भारत की पॉपुलेशन पूरे विश्व की 100% है तो उसमें से भारत की कितनी है? दोस्तों गुरुजी, भारत का योगदान है पूरे विश्व में अगर 100 लोग हैं तो 17.5 भारत में है। वो ये कहना चाहता है 17.5 यार, 17.5 बी विल बी द राइट आंसर। अगले पर आ जाओ बच्चों। सवाल नंबर नेक्स्ट कहता है कि दोस्तों क्षेत्र जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर हमारे देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, यह आपने बताना है। मेरे लाल वीडियो को शेयर कर देना एक बार और आज की इस क्लास को कुछ खास बनाते हैं। चलो आओ मिलकर इस क्लास को कुछ खास बनाते हैं। चलो तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है सर? सबसे छोटा सिक्किम है। 1975 में भारत का राज्य बना था, उससे पहले राज्य नहीं था। अगला देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी कौन सा है? देखिए यूनियन टेरिटरी भारत में 8 है। गुड इवनिंग बच्चों, राधे राधे। प्लीज कंटिन्यू रखो अपनी पढ़ाई को, बीच में कोई बातचीत नहीं होगी। आज कोई बातचीत नहीं होगी दोस्तों। तब आपका जवाब आ जाएगा सर वो है दिल्ली। वो क्या है बच्चों? दिल्ली। अगला सवाल देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी कौन सा है? सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी कौन सा है ये आपने बताना है। अगर मैं सबसे छोटे यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा हूं तो दोस्तों वो है आपका लक्षद्वीप। सवाल नंबर नेक्स्ट, जनसंख्या की भारत की जनसंख्या का जो बढ़ रही है उसका कारण क्या है? हमारे भारत की पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, उसका कारण क्या है बच्चों? अगर मैं जनसंख्या की बात कर रहा हूं तो दोस्तों जनसंख्या में कम उम्र में विवाह, ना ये नहीं हो सकता यार। मृत्यु दर में कमी, जन्म दर में बढ़ोतरी, भाई सीधी सी बात है, हमारे भारत में मृत्यु दर कम है। हमारे भारत में मृत्यु दर कम है, जन्म दर ज्यादा है, इसलिए ए और बी दोनों आंसर सही है इसके। ए और बी दोनों आंसर ठीक है बच्चों, इसका कभी भी आप ए आंसर नहीं दोगे, बी आंसर नहीं दोगे। इसमें मृत्यु दर में कमी और जन्म दर में बढ़ोतरी, मतलब लगातार जन्म दर बढ़ रही है, मृत्यु दर लगातार कम हो रही है। ए और बी दोनों आंसर ठीक है इसके, याद रखना बच्चों। आप ऐसे दोगे ए और बी दोनों आंसर ठीक है। अगले पर आओ, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001 से 2011 की अवधि तक जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा रही है? मतलब 2001 से लेके और 2011 तक पूरे भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य की है? वो ये कहना चाहता है। बोलो बाबू, किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा है? तो तब आपका जवाब आएगा सर वो है मेघालय की। नेक्स्ट देखिएगा, भारत की जनसंख्या की मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? मतलब एक साल में कितने प्रतिशत पॉपुलेशन बढ़ रही है? एक साल में भारत की कितने प्रतिशत पॉपुलेशन बढ़ रही है ये आपने बताना है। तो तब आपका जवाब आ जाएगा मेरे लाल सर वो बढ़ रही है 1.64%। नेक्स्ट सवाल देखो दोस्तों, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है?
किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है, ये आपने बताना है। अगर मैं जनसंख्या वृद्धि दर की बात कर रहा हूं तो तब दोस्तों आपका जवाब आएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट देखो दोस्तों, अब आ जाओ राज्य और राज्यपाल। ये बताओ टॉपिक करके कैसा लगा? एक टॉपिक खत्म, दूसरा टॉपिक स्टार्ट। 5 मिनट में हमने एक टॉपिक खत्म किया है, 10 टॉपिक करेंगे 50 मिनट में। अगर आप लोगों का साथ रहा तो मेरा एक टॉपिक खत्म, मैंने लगभग 15 क्वेश्चन करे हैं, एक टॉपिक खत्म हो गया। अच्छा लगा हो सबको तो कमेंट बॉक्स में लिख दो 1। अब दूसरा टॉपिक बच्चों, राज्य और राज्यपाल। किस राज्य का राज्यपाल कौन है, और साथ में यहां पे मैं सीएम भी ऐड कर देता हूं, वहां के चीफ मिनिस्टर कौन है ये भी ऐड कर देता हूं। एक टॉपिक क्लियर, दूसरे टॉपिक को लेकर चलता हूं। दूसरा टॉपिक ये रहा, असम के राज्यपाल कौन है? बोलो भैया, असम के राज्यपाल कौन है? अगर मैं असम के राज्यपाल की बात कर रहा हूं तो दोस्तों असम भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने खुद का अपना उपग्रह लॉन्च कर दिया है और जिसका नाम रखा है असम सेट। असम के जो वर्तमान राज्यपाल है उनका नाम है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी। उनका नाम क्या है बच्चों? गुरुजी लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, बिहार के राज्यपाल का नाम बताओ। बच्चों बिहार में 10वीं बार सीएम बने नीतीश जी, तो मुझे लग रहा है वहां से सवाल आ सकता है। लेकिन बिहार के राज्यपाल कौन है ये सवाल देखो। राजा कुमार प्रजापति। समझने वाली क्लास ना है बाबू, ध्यान से सुन ले, पेपर के बचे 10-15 दिन। और अब भी अगर ये सोच रहा है कि मास्टर थ्योरी पढ़ा के समझाएगा तो तुम्हारी बेवकूफी है। अब तो जितना ज्यादा हो सके रिवीजन करो, हर टॉपिक को एक्सप्लेन करो, वो नहीं है टाइम। बाबू आ जाएगा आपका आंसर आरिफ मोहम्मद खान जी। क्या आ जाएगा बच्चों? आरिफ मोहम्मद खान जी। अगला सवाल देखो, छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल का नाम बताइए। छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल का नाम बताओ। अगर मैं छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की बात कर रहा हूं तो सर जी उनका नाम है श्री रमन डेका जी। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, गोवा के वर्तमान राज्यपाल का नाम। गोवा हमारे भारत का वही राज्य है जहां आर्टिकल 44 लागू होता है। अगर मैं गोवा की बात कर रहा हूं तो बच्चों देखो कौन नहीं हो सकते? सर जी आरिफ मोहम्मद खान नहीं हो सकते, सर जी लक्ष्मण प्रसाद आचार्य नहीं हो सकते क्योंकि ये असम के हैं, ये बिहार के हैं। अब या तो होगा कौन, थावर चंद गहलोत होगा, या फिर पूसापति अशोक गजपति राजू होंगे। 2 ऑप्शन है तुम्हारे सामने, चलो बताओ क्या आंसर आएगा, तब आप बी लगा के आगे निकल जाओगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, लक्षद्वीप के वर्तमान प्रशासक कौन है? लक्षद्वीप के वर्तमान प्रशासक कौन है? अब सवाल ये है बाबू, लक्षद्वीप के वर्तमान प्रशासक कौन है? तो प्रशासक है मेरे बच्चों कौन? प्रफुल्ल पटेल जी। नेक्स्ट सवाल देखो, पुडुचेरी के वर्तमान लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? बच्चों जो हमारी यूनियन टेरिटरी होती है वहां राज्यपाल नहीं होते। जो हमारी यूनियन टेरिटरी होती हैं वहां पर गवर्नर नहीं होते, वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, मतलब उपराज्यपाल। तो बच्चों वो कह रहा है कि पुडुचेरी के वर्तमान जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कौन है? तो तब आपका जवाब आ जाएगा सर वो है कैलाश नाथन जी। गुजरात के राज्यपाल का नाम बताओ। अगर हम आपसे गुजरात के राज्यपाल का नाम पूछ रहे हैं तो मुझको लगता है सारे बच्चों का जवाब आना चाहिए। देखो ये तो नहीं हो सकते रमन डेका जी, छत्तीसगढ़ के हैं। हमें तो बताना है कहाँ का, हमें बताना है गुरुजी गुजरात के राज्यपाल। अगर गुजरात के राज्यपाल की बात की जाए तो तब आपका जवाब आ जाएगा गुरुजी आचार्य देवव्रत जी। नेक्स्ट सवाल देखो, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल कौन है? सॉरी जनरल नहीं, गवर्नर। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? लद्दाख की अगर हम बात करें तो 2019 से हमारा क्या है बच्चों? 2019 से यूनियन टेरिटरी है, ये तुमको याद रखना होगा। 2019 से हमारा यूनियन टेरिटरी है। और लद्दाख के जो वर्तमान लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो कौन है? तो गुरुजी वो हैं आपके कौन? कविंद्र गुप्ता जी। हरियाणा के राज्यपाल का नाम बताओ क्या है? हरियाणा के राज्यपाल का नाम बताओ क्या है? चलो भैया, अगर मैं हरियाणा के राज्यपाल की बात कर रहा हूं तो भैया पौसापति जी भी नहीं है और संतोष गंगवार जी भी नहीं है, तो फिर कौन है? तो तब आपका जवाब आ जाएगा सर असीम कुमार घोष जी हैं। अगले पर आ जाओ, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताओ। हिमाचल प्रदेश के, अब बच्चों एक बात बताओ, क्या तुम्हारा पेपर 16 तारीख को ये चेंज हो जाएंगे क्या? आप कहोगे नहीं होंगे तो पढ़ लो ना यार। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल का नाम बताइए, तो जवाब आ जाएगा गुरुजी शिव प्रताप शुक्ला जी। अगले पर आइएगा, झारखंड के राज्यपाल का नाम क्या है? अगर मैं झारखंड के राज्यपाल की बात कर रहा हूं तो झारखंड के राज्यपाल का नाम बच्चों क्या हो जाएगा? झारखंड के राज्यपाल का नाम श्री संतोष कुमार गंगवार जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? संतोष कुमार गंगवार जी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, केरल के राज्यपाल का नाम बताइएगा। अगर मैं केरल के राज्यपाल की बात कर रहा हूं तो केरल का राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य नहीं हो सकता, आचार्य देवव्रत नहीं हो सकता बच्चों। आसिम कुमार हरियाणा के हैं, बचे कौन? राजेंद्र विश्वनाथ, बिल्कुल सही आंसर। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के राज्यपाल का नाम बताओ भैया। अगर मैं राजस्थान के राज्यपाल की बात करता हूं तो वो कौन है? श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े जी हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर।
श्री भाऊ किशन राव बागड़े जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। ए विल बी द राइट आंसर दोस्तों, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखो, तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल, भारत का सबसे नया राज्य तेलंगाना है। भारत का सबसे नया राज्य तेलंगाना है। 2 जून 2014 को यह हमारे भारत का नया राज्य बना था। लेकिन है कौन तेलंगाना के राज्यपाल? तो जवाब आ जाएगा सर, वो है जिष्णुदेव वर्मा जी। वो कौन है भैया? जिष्णुदेव वर्मा जी हैं। नेक्स्ट सवाल, सिक्किम के वर्तमान राज्यपाल का नाम बताओ क्या है? सिक्किम के वर्तमान राज्यपाल का नाम बताओ क्या है? देखो हरिभाऊ जी तो नहीं है, ये तो कहाँ के हैं गुरुजी? राजस्थान के हैं। फिर कौन है? रवि जी हैं, बिल्कुल लगा दो भैया। प्रकाश माथुर जी, ओम प्रकाश माथुर जी। अगले पर आ जाओ। अब दोस्तों दूसरा, 2 टॉपिक हो गए कंप्लीट। पहला कराया मैंने जनगणना, दूसरा कराया मैंने राज्य और राज्यपाल। अगर आपके 1+1 यानी कि 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए तो एक बार कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे 2 लिख दीजिएगा। तीसरा टॉपिक है राज्य और उनके मुख्यमंत्री। राज्य और मुख्यमंत्री, यहां से भी तुम्हारे पेपर में सवाल बन सकता है। और अगर सवाल बना और अगर आप नहीं करके आए तो फिर ये समझ लो दोस्तों, फिर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। आप किसी राज्य का सीएम इतनी जल्दी तो बदल नहीं रहा यार। अगर कोई बदलता तो हलचल पहले से ही शुरू हो जाती है। पहला सवाल देखो, आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम क्या है? गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो दोस्तों अगर मैं आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करूं तो हिंदुस्तान में जितने भी मुख्यमंत्री हैं उन सभी में सबसे ज्यादा मालदार जो है वो चंद्रबाबू नायडू जी है। सबसे ज्यादा जो पैसा है वो चंद्रबाबू नायडू के पास है, इसलिए बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला सवाल देखिए, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम बताओ क्या है? अरुणाचल प्रदेश, देखो पिनराई विजयन की बात कर रहा हूं तो सर ये केरल के हैं। सर अगर मोहन यादव की बात कर रहा हूं तो ये एमपी के हैं। अब या तो आंसर डी होगा या ए होगा, बताओ जरा आंसर क्या आएगा, डी या ये? सर मुझे तो ये याद ही नहीं होगा, तो मद हो भैया याद, मैं क्या करूं? बेवकूफी की बात करवा लो बस, मेहनत तो करेंगे नहीं, शिकायत करेंगे गुरुजी मुझे याद नहीं हुआ। अबे याद करो। सालू आपको जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, आप हजारों साल जियो मेरी छोटी गुड़िया। तो तब आपका जवाब आएगा सर ये भी नहीं, क्योंकि ये गोवा के हैं, पेमा खांडू जी। अगले पर आ जाओ, वो कहता है बिहार के मुख्यमंत्री का नाम बताओ। 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं दोस्तों, ध्यान रखना। अगर मैं बिहार के मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूं तो 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। नीतीश कुमार, भूपेंद्र पटेल, पिनराई विजयन या प्रमोद सावंत। अगर हम बात करें, प्रमोद सावंत बच्चों गोवा के हैं, पिनराई विजयन केरल के हैं, भूपेंद्र पटेल गुजरात के हैं। आंसर श्री 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 नीतीश कुमार जी। कितनी बार बन चुके हैं? 10 बार बन चुके हैं। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम बताओ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम बताओ। टॉपिक वाइज लेके चल रहा हूं कि कहीं मेरे भाई का, मेरी छोटी बहन का कोई टॉपिक ना रह जाए, ये कोई ऐसा टॉपिक ना रह जाए जो ये ना पढ़े, सब बढ़ा दो बच्चों। देखो पिनराई विजयन केरल के हैं, चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के हैं। अब ए ऑप्शन में ए या बी? हेमंत सोरेन, विष्णुदेव साहे जी। जरा सा नहीं होगा, साहे जी होता है बेटा ये। बोलो भैया क्या आएगा आंसर? तो तब आप कहोगे गुरुजी आंसर लगा लो बी, क्योंकि ये तो मणिपुर के थे। अगले पर चले आओ, गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम बताइए क्या है? गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम बताइए क्या है? सारे बच्चे ही जवाब दे दो। गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम बताओ जल्दी, क्या है? मुझे तो लगता है कि मेरे भाई बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं यार। मैं सबके नाम पढ़ रहा हूं, देख रहा हूं कौन कौन पहले दे रहे हैं जवाब। चलिए, तो दोस्तों गोवा के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है मेरे भाई, ये रहे आपके प्रमोद सावंत जी। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम क्या है? अगर मैं गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूं तो गुजरात दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूं, वहां भूपेंद्र पटेल जी हैं। कौन है दोस्तों? भूपेंद्र पटेल जी हैं। ये देखो, अब ये चेंज नहीं होंगे, इसलिए इनको पढ़ लो बाबू। अगला सवाल, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम बताओ। इन दोनों को निकाल दो, पहले इन दोनों को निकाल दो। अब ए और बी में से आंसर दे दो। जो सबसे ज्यादा जवाब देगा उसका नाम मुझे खुद पता चल जाता है कि सबसे ज्यादा जवाब देने वाला कौन था। जिसने सबसे ज्यादा सवालों का जवाब दिया है वो कौन था, मुझे पता लग जाता है। तो तब आपका जवाब आएगा गुरुजी वो थे कौन? सुखविंदर सिंह सुक्कू। कौन है भैया? सुखविंदर सिंह सुक्कू जी हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा बाबू, जम्मू और कश्मीर के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? जम्मू और कश्मीर के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? जवाब दिया जाए। जम्मू और कश्मीर के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम क्या है? अगर मैं वर्तमान मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूं तो गुरुजी वो कौन है? वो है जी उमर अब्दुल्ला जी।
कौन है? उमर अब्दुल्ला जी। अगले पर आइएगा, केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम बताइए। भैया ये तो बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं आजकल, जैसे कि 1 से लेके ग्रेजुएशन तक की शिक्षा अपने यहाँ फ्री। कौन किया है बच्चों? वो केरल राज्य किया। ये बहुत बड़ी बात है यार। जब केरल राज्य कर सकता है तो दूसरे राज्य क्यों नहीं कर सकता? केरल राज्य कर सकता है तो भारत सरकार क्यों नहीं कर सकती है? भाई साहब कौन है? पिनराई विजयन जी। आप इनको भाई साहब बार बार नमन। चलिए आपके चरणों में नमन। मेरा नाम है पवन, आपने कराए ऐसे काम जबरदस्त। चलिए मध्य प्रदेश के वर्तमान सीएम का नाम क्या है? इन्होंने भी एक बहुत अच्छी योजना चलाई थी जिसका नाम था स्कूल चले हम। जिसका नाम क्या था बच्चों? स्कूल चले हम तो स्कूल चले जी, अब बात खत्म। भाई साहब वो कौन है? सर जी वो हैं आपके कौन? मोहन यादव चाचा जी। अगले पर आओ। अब आ जाओ दोस्तों, 3 टॉपिक खत्म हो चुके हैं। चौथा टॉपिक ये बताओ, मंदिर पेपर में आते नहीं आते? मंदिर पेपर में आएंगे या नहीं आएंगे? ये टॉपिक वाइज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? जोश एनर्जी है या नहीं है? 3 टॉपिक खत्म हो गए, चौथा टॉपिक तुम्हारे सामने है। पूरी एनर्जी के साथ खड़ा हूं और तुम भी एनर्जी के साथ लगे रहो दोस्तों, एक दिन सिलेक्शन जरूर होगा। मैंने सुना है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, डरते डरते कभी नौका पार नहीं होती, और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती मेरे लाल, नहीं होती। चल आजा पहले सवाल पर, आजा पहले सवाल पर। पहला सवाल, मैसूर के श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसके द्वारा स्थापित की गई थी? विशाल प्रतिमा किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो तब आपका जवाब आएगा गुरुजी 5 मिनट में एक टॉपिक हो रहा है। जी हाँ, जो जरूरी है वही करा रहा हूं बच्चों। तब आपका जवाब आ जाएगा गुरुजी वो किया था चामुंडा राय जी ने। नेक्स्ट सवाल, हम्पी के विट्ठल स्वामी जी का मंदिर जो है वो किसने बनवाया था? बोलो भैया। हम्पी के विट्ठल स्वामी जी का मंदिर जो है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? तो भैया वो कृष्ण देवराय जी के द्वारा बनवाया गया था। और कृष्ण देवराय जी ने किताब लिखी थी जिसका नाम था आमुक्त माल्यवाद और जामवंती कल्याणम। 2 किताबें लिखी हैं, अमुक्त माल्यवाद और जामवंती कल्याणम। मेरा 5:45 सेशन बता देना का, इसको बता देना 40 लगा दे कहीं और। ठीक है चलो भैया, सवाल अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था? निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था? मुझे कोई आपसे रुपए नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए। बस जब सिलेक्शन हो जाए कह देना पवन भैया ने थोड़ी सी मेहनत की थी हमारे लिए, बात खत्म। ठीक है, तो भैया तब आपका जवाब आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों खुजराहो, मध्य प्रदेश। अगला सवाल, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था पत्थरों की कटाई कराकर? बताओ किस वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था पत्थरों की कटाई करवा कर बच्चों? तो तब आपका जवाब क्या आएगा? आपका जवाब आ जाएगा गुरुजी राष्ट्रकूट वंश। आपका जवाब आएगा राष्ट्रकूट वंश। अगला देखिए, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अर्जुन देव जी, रामदास जी, हरगोविंद जी, तेग बहादुर जी। दोस्तों 2 गुरु ऐसे हुए हैं जिन्हें मुगलों के द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। बिना किसी गलती के अर्जुन देव जी को दिया गया, बिना किसी गलती के गुरु तेग बहादुर जी को दिया गया। क्या गलती थी गुरु अर्जुन देव जी की? किसी की अगर मदद कर रही, क्या गलती है? गुरु का काम आशीर्वाद देना है। अगर गुरु ने आशीर्वाद दिया है, गुरु कभी किसी का धर्म और जाति पूछकर आशीर्वाद नहीं देते। गुरु गुरु होते हैं। निहत्तों पर वार किया था बच्चों। आपको बता दूं गुरु अर्जुन देव जी बिल्कुल 5वें गुरु हैं ये। अगले पर आ जाओ, चामुंडा माता का मंदिर कहां है? वैसे तो मेरे घर के पास भी चामुंडा माता का मंदिर है। मैं जैसे ही घर से बाहर निकलता हूं तो चामुंडा माता जी के मंदिर को प्रणाम करके निकलता हूं, क्योंकि मेरा घर के सामने से ही मंदिर है चामुंडा माता जी का। लेकिन यहाँ कुछ और है बच्चों सवाल। ये ऐसा नहीं कि पवन सर के सामने चामुंडा माता का मंदिर, वो सवाल नहीं पूछा है, वो चामुंडा माँ का मंदिर पूछा है। तो तब आपका जवाब आएगा गुरुजी राजस्थान। अगले पर आ जाओ, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कौन कराए हैं? कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कौन कराए हैं बाबू? कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कौन कराए हैं? हमको लगता है तुम सारे बालक सही जवाब दे रहे हो, सही खेल रहे हो बेटे आज। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कौन कराए हैं? तो सर जी ये करवाए थे कौन? नरसिंह देव द्वितीय जी। अगले पर आ जाओ, एलोरा की गुफाएं और शैलकृत ये मंदिर किस धर्म से जुड़े हुए हैं? अभी पता करूंगा तुम्हारे नंबर कितने आए, ध्यान रखना मेरे पास सारी चीजें आज पता करूंगा तुम्हारे नंबर कितने आए आज। तो जवाब आ जाएगा गुरुजी ये हिंदू बौद्ध जैन सबसे जुड़े हुए हैं। अगला देखो, भगवान नटराज की प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है वो कहां स्थित है? वो कहां स्थित है दोस्तों? तब आपका जवाब आ जाएगा गुरुजी वो है हमारे कहां पर? चिदंबरम में। नेक्स्ट सवाल, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? ऐसे ही सवाल पेपर में आएंगे बच्चों, टॉपिक वाइज पढ़ो, अपने डाउट क्लियर करो। वाह मेरे दिल करके चिकड़ो। चलो तो तब आपका जवाब आ जाएगा गुरुजी जजाति केसरी ने। अगला सवाल, अब दोस्तों हमारे 4 टॉपिक खत्म हो चुके हैं, 5वां टॉपिक हमारा नृत्य है। क्या आप सब तैयार हो? डांस करने के लिए आप सब तैयार हो?
अगर 5वें टॉपिक पर मैं आपको लेकर आऊं और 5वें टॉपिक पे आपको डांस कराऊं तो क्या उसके लिए तैयार हो बच्चों आप? देखो, जब मैं पढ़ाता हूं मैं पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाता हूं, जब मैं घूमता हूं तो भाई अपना घूम रहा हूं, पढ़ा रहा हूं तो पढ़ा रहा हूं, मतलब जो भी काम करो आप शिद्दत से करो। आप पढ़ाई करो तो शिद्दत से, प्यार करो तो शिद्दत से, लड़ो तो शिद्दत से। लेकिन यार दोगला काम नहीं, अच्छा पढ़ाई करनी, ओह माय गॉड पढ़ाई कर लेते, वो नहीं होना चाहिए, फॉर्मेलिटी नहीं। अगला सवाल, अगर यहां से क्वेश्चन आते हो और तुम्हें लग रहा हो यार टॉपिक वाइज पढ़ के आज हमारे मजा आ रहा है, जो तैयारी अच्छी नहीं थी आज वो भी डाउट क्लियर हो रहे हैं सारे, कमेंट बॉक्स में एक बार पीएम तो लिख दो यार, मुझे खुश कर दो मेरी आर्मी वाले बच्चों, क्योंकि आप जानते हो कि हम एक वर्ड लिखाते हैं पीएम आर्मी। क्या लिखाते हैं बच्चों? पीएम आर्मी। आज पीएम आर्मी वाले बालकों कमेंट बॉक्स में पीएम तो लिख दो एक बार, कमेंट बॉक्स में एक बार पीएम तो लिख दो। चलो लड़ो मेरे प्यारे बच्चों। पहला सवाल, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मोहिनीअट्टम शैली की निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पहले आप ये बताओ कि मोहिनीअट्टम किस राज्य में होता है? पहले आप मुझे बताओ कि मोहिनीअट्टम किस राज्य में होता है? मोहिनीअट्टम किस राज्य में होता है? पहले आपको यह बताना है, मोहिनीअट्टम किस राज्य में होता है? पहले इस सवाल का जवाब दो। मेरा सवाल आपसे यह है कि मोहिनीअट्टम किस राज्य में होता है? तो मोहिनीअट्टम होता है सर जी केरल में। कहां होता है? केरल में। और आंसर हो जाएगा बच्चों आपका जयप्रभा मेनन। ये आपका आया था ग्रुप डी के पेपर में सवाल, ग्रुप डी में। अगले पर आ जाओ, शंभू महाराज कौन सा डांस करते हैं? शंभू महाराज कौन सा डांस करते हैं? बच्चों जितने भी महाराज हैं, चाहे वो लच्छू महाराज हो, चाहे वो बिरजू महाराज हो, चाहे वो अच्छन महाराज हो, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। लच्छू महाराज, शंभू महाराज, अच्छन महाराज, बिरजू महाराज, ये एक ही डांस करते हैं, कत्थक। और कत्थक कितने होंदा भाई? यूपी में होंदा है, और यूपी ऑप्शन में ना हो तो नॉर्थ इंडिया लगा दो, बात खत्म। सवाल नंबर नेक्स्ट की कहता है, नेक्स्ट कहता है मोड से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का नृत्य है? तुम कहो गुरुजी ये कौन से डांस होते हैं? ये तो हमने तो भांगड़ा गिद्दा ये सब पढ़े हैं, ये कहां से ला रहे हो? बेटा एग्जामिनर भी ऐसे ही लाता सवाल ढूंढ ढूंढ के, याद रखना। मोड से ये कौन से राज्य में होता है? तो गुरुजी ये होता है आपके नागालैंड में। अगले पर आ जाओ, मोहिनीअट्टम कौन से राज्य में होता है जरा बताओ तो एक बार। अभी बताया वैसे मैंने थोड़ी देर पहले। अब केरल नहीं है, अब केरलम बोला जाएगा, याद कर लो। अगर हम मोहिनीअट्टम की बात करें, अगर हम मोहिनीअट्टम की बात करें तो मोहिनीअट्टम कहां पर होता है बच्चों? मोहिनीअट्टम केरल में होता है। अब केरल को केरलम कहा जाएगा, यह भी ध्यान से सुन लो। अब केरल नहीं बचा, अब केरलम हो चुका है। अगला, मिजोरम की किस नृत्य शैली में गांव के अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है? गांव के अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है, जवाब दो। गांव के अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है। सोलाकिया, चोलम, चेराव, खुल्लल। हाँ गुरुजी थोड़ा सा अजीब डांस है ये खुल्लल। अगले पर आओ, निम्नलिखित में कौन सा पूर्व भारत में डांस किया जाता है? पूर्वी भारत में। अब जरा इन्हें देखो तो जाइए, पूर्वी भारत में कौन सा करते हैं? कथकली केरल में होता है, ये पूर्व भारत में तो नहीं है, केरल नहीं केरलम नहीं आंसर। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में होता है, ये भी उत्तर भारत में नहीं है। भरतनाट्यम तमिलनाडु में होता है, ये भी नहीं है। आंख बंद करके लगा दो फिर तो मणिपुरी आंसर आएगा। डी विल बी द राइट आंसर। मजे आगे। अगला सवाल देखिए, कुचिपुड़ी कितने होंदा भाई? भाई मैंने आपको कई बार बताया कुचिपुड़ी कितने होंदा, जरा बताओ आज। टॉपिक वाइज तुम्हारी हैकड़ी निकाल दूंगा, परेशान मत हो बिल्कुल भी। कुचिपुड़ी कहां होता है? आप सब मेरे छोटे भाई हो, छोटी गुड़िया हो, बस यही प्रार्थना है मेरी भगवान से, मेरे मालिक मेरे रब इन सब का सिलेक्शन करा दे। बड़ी मेहनत कर रहे हैं ये बालक। कुचिपुड़ी की बात कर रहा हूं तो कुचिपुड़ी दोस्तों आपके आंध्र प्रदेश में होता है। कुची मतलब कच्ची पूड़ी, कच्ची पूड़ी कौन का है? अंधा व्यक्ति। अगले पर आ जाओ, धूप्रद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है? धूप्रद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है इनमें से? अगर मैं प्रसिद्ध घराने की बात कर रहा हूं तो घराना कौन सा है दोस्तों? सर वो ग्वालियर घराना है। कौन सा? ग्वालियर घराना। अगला सवाल, धनगरी गाजा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से किससे संबंधित है? धनगरी गाजा शायद आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, गारंटी की बात है। मैं सिंपल का सवाल नहीं लेके आया। गरबा कहां होता है, डांडिया कहां होता है, टिप्पणी कहां होता है, मोहिनीअट्टम वो नहीं लाया बाबू। धनगरी गाजा ये कितने होता है? तो गुरुजी ये आ रहा आपके महाराष्ट्र में। अगले पर आ जाओ, हिंदुस्तानी संगीत का घराना कौन सा नहीं है? हिंदुस्तानी संगीत का घराना इनमें से कौन सा नहीं है? हिंदुस्तानी संगीत का इनमें से कोई घराना नहीं है, वो कौन सा है? तो तब आपका जवाब आ जाएगा सर हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है, लखनऊ घराना। अगला सवाल,
हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना, मैं फिर कह रहा हूं घरानों से सवाल आएगा और बच्चे पढ़ते नहीं है। हिंदुस्तानी संगीत का घराना सबसे पुराना कौन सा है? तो सबसे पुराना है बच्चों ग्वालियर घराना। अगला देखो, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस कौन सा है? भाई यार गलत मत करना प्लीज, इसको गलत मत करना। बोलो भैया, जो पेपर मारा मैं वही कराऊंगा, चाहे टफ है बेशक, तुम मानो या मत मानो, मैं वही कराऊंगा जो पेपर में आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस कौन सा है? तो भैया वो है कुचिपुड़ी। अगले पर आओ, वो कहता बड़े गुलाम अली किस से जुड़े हुए हैं? किस घराने के जुड़े हुए हैं बड़े गुलाम अली? बड़े गुलाम अली किस घराने से जुड़े हुए हैं? बड़े गुलाम अली किस घराने से जुड़े हुए हैं? तो तब आपका जवाब आ जाएगा गुरुजी वो जुड़े हुए हैं पटियाला घराना। अगला सवाल, अब दोस्तों ईमानदारी से बताओ कि हमने आज आपके 4 टॉपिक कर लिए, 4 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। बढ़िया दिमाग खुल रहा ना? जो दिमाग बंद था ये सही खुल रहा ना? और यार ये वाला टॉपिक मुझे देखो, अब क्या होगा, ये टॉपिक मुझे आता, ये नहीं आता, जो आता उसे टिक कर लो, जो नहीं आता कट कर दो, कट वाले को दोबारा पढ़ो, अनुच्छेद पे आओ, जरा देखना 10 में से कितने टिक करोगे। पहला सवाल बताओ, नागरिकता किस आर्टिकल में आती है? आप सभी को बता दूं कि हमारे भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, हमारे भारत में सिंगल सिटीजनशिप है मेरे लाल, यानी कि हमारे भारत में एकल नागरिकता है, हमारे भारत में एकल नागरिकता है। और मैं सवाल यहां टेस्ट पूछूंगा तुम्हारे कितने ठीक हुए, ये आती है बच्चों 5 से 11। पहला सवाल क्लियर। दूसरे पे आओ, दूसरा सवाल ये रहा, आपको बताना है मौलिक अधिकार किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक आते हैं? दूसरा सवाल है कि मौलिक अधिकार किस आर्टिकल में आते हैं? अगर मैं मौलिक अधिकार की बात करूं किस आर्टिकल में आते हैं, तो बच्चों मौलिक अधिकारों को हमने अमेरिका से लिया। पहला सवाल तो ये सुन लो, कहां से लिया? अमेरिका से। और 12 से लेके 35 तक आते हैं। 2 सवाल हो चुके हैं। तीसरे पर आ जाओ। तीसरा कहता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में आती है? आपको भाषण देना मतलब बोलने की आजादी किस आर्टिकल में है? राइट टू स्पीच किस आर्टिकल में आती है? आपको बोलने का अधिकार है, आप बोलो जो तुम्हारा मन हो, लेकिन ऐसा शब्द बोलोगे जो किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगा। और अगर आपसे ये सवाल पूछ रहा तो तब आपका जवाब आ जाएगा सर जी आर्टिकल नंबर 19। अगला देखिए, वो कहता है कि दोस्तों बच्चों के शोषण से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? चौथा सवाल, बच्चों के शोषण से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? जल्दी बताइएगा। आज की क्लास का 5वां टॉपिक है बच्चों के शोषण से कौन सा आर्टिकल जुड़ा हुआ है। अगर मैं बच्चों के शोषण की बात कर रहा हूं तो शोषण से जुड़ा हुआ है बच्चों आपके 24वां आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल जुड़ा हुआ है सर? 24वां। अगले पर आओ, यानी कि 5वां सवाल क्या कहता है? लोकसभा के प्रति मंत्रीगण सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। ये कौन से आर्टिकल में लिखा है? 5वां सवाल आपकी स्क्रीन पर यह है, वो कह रहा मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। कौन से आर्टिकल में लिखा है? कौन से आर्टिकल में लिखा है सर जी? आर्टिकल है वो 75। अगले पर आओ, 6वां सवाल ये रहा, वो कहता है कि 2 अधिवेशन के बीच 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता। वो किस आर्टिकल में लिखा है? संसद की जो 2 बैठक होंगी, किन्हीं भी 2 बैठक में हम 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं कर सकते। वो कौन से आर्टिकल में लिखा है? तो तब बच्चों आप लोगों का जवाब आ जाएगा सर ये लिखा हुआ है आपके आर्टिकल नंबर 85 में। 7वां सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। दोस्तों आपको बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चला सकते हैं, कौन सा आर्टिकल कहता है? अब 256 नहीं कह सकता, 111 नहीं कह सकता, 124 या 151, बताओ जल्दी। 7वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी बताओ। आज तुम कितना जानते हो देखना चाहता हूं दोस्तों। कौन सा टॉपिक तुम्हें नहीं आता उसी को पढ़ाऊंगा। आंसर आ जाएगा 124। 8वां सवाल देखो दोस्तों, 8वां कहता है आपसे संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि का निर्माण किस आर्टिकल में किया जा सकता है? विधि का निर्माण किस आर्टिकल के द्वारा किया जा सकता है जो संसद बनाए और पूरे देश में लागू हो जाए? सर वो हो जाएगा आपके 253 में। 8 हो गए। 9वां सवाल देख लीजिएगा, वो कहता है दोस्तों संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। ये कौन से आर्टिकल में लिखा है? संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी, ये कौन से आर्टिकल में लिखा है? सर वो लिखा है आपका 343 में। 9 हो गए। 10वां सवाल देखो, अब 9 ही ठीक है। 9 में से कितने ठीक हुए बच्चों? ईमानदारी से बताना, 9 में से कितने ठीक हुए आपके? जरा बताओ तो आप भाई, 9 में से कितने ठीक करें आपने? ये टॉपिक नंबर 5 चल रहा है, आपने कितने ठीक? मुझे 10 टॉपिक कराने थे बट नहीं करा पाऊंगा 10 इस तरीके से तो तुम लोगों के सामने। आप ये बताओ कि 9 में से कितने ठीक हुए हैं? कोई ऐसा भी है जो 9 में से 9 नंबर लाया हो? कोई ऐसा बच्चा भी है जो मेरी क्लास में 9 में से 9 नंबर लाया हो? है कोई बच्चा? है कोई दोस्त ऐसा जो 9 में से 9 नंबर लाया हो? नहीं है ना। जो गलती हुई है उनको सुधारो और जो गलत है उनको मेहनत करो, उन्हीं टॉपिक पर मेहनत करो।
अगर तुम्हारे 6 प्लस हैं तो तुम ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला टॉपिक आ जाओ नदियों पर। अगर मैं नदियां लेके चलता हूं, हिमालय पार की नदियां किसे कहा जाता है? यानी कि वो ये कहना चाहता है कि हिमालय की उत्पत्ति से भी पहली नदी कौन कौन सी है? हिमालय पार की नदियां कौन कौन सी है, मतलब हिमालय की उत्पत्ति से पहली नदी कौन कौन सी है? 3 नदियां गुरुजी। कौन कौन सी है? गंगा तो उसमें नहीं है दोस्त, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। अगले पॉइंट पर आ जाओ। सवाल कहता है कि दोस्तों आपको ये बताना लंबाई के आधार पर अवरोही क्रम में इनको दर्शाओ। अवरोही क्रम में देखो, सबसे लंबी तो आप सभी जानते हैं कि भैया ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र के बाद ही गंगा, तो गंगा पहले पे नहीं आ सकती, ठीक है, ये तो आप पक्का मान लो। ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र के बाद गंगा आनी, बात खत्म, आंसर ए आ जाएगा। अगले पर देखिए, अगला कहता है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की जब संयुक्त धारा एक साथ मिलती है तो क्या कहलाई जाती है? आप सभी जानते हैं कि गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों एक साथ बांग्लादेश में मिलती हैं। अगर अकेली गंगा की बात होती तो पद्मा आंसर आ जाता, लेकिन जब दोनों एक साथ मिल जाती हैं तो ये मेघना के नाम से जानी जाती हैं। जब गंगा और ब्रह्मपुत्र एक साथ मिल जाती हैं तो इनकी जो धारा होती है उसे मेघना कहा जाता है बच्चों। अगला सवाल, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, ये आपने बताना है। बढ़िया सवाल है, जवाब भी बढ़िया आना चाहिए दोस्तों। भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो कौन सा है? सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो सबसे लंबा बांध है मेरे भाई हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर उड़ीसा में बना हुआ है। अगला, टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? टाइगर प्रोजेक्ट की जो शुरुआत की गई थी सर 73-74 में की गई थी। और हाथी प्रोजेक्ट ये की गई थी सर 92 में। अगले पर आ जाओ, पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहां स्थित है? पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहां स्थित है? तो तब आपका जवाब आ जाएगा सर ये है आपके मध्य प्रदेश में। अगले पर आ जाओ, दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से कहां पाया जाता है? इसमें क्या मिलता है बच्चों? दाची गांव, आपको बता दूं हमारे भारत में 107 नेशनल पार्क हैं। कितने? 107 नेशनल पार्क, इसमें तेंदुआ मिलेगा आपको। अगला देखो, मध्यकालीन भारत के इतिहास से रिलेटेड कुछ सवाल, ईमानदारी से बताना दोस्तों, यहां से भी 10 सवाल पूछूंगा बस। पहला सवाल देख लीजिएगा, अलाई दरवाजा मुख्य रूप से किसने बनवाया था? पहले तो ये बताओ किसने बनवाया और इसका मुख्य द्वार क्या है, ये आपको बताओ। सर जी द्वार है इसका मेरे भाई कुतुब मीनार। अगले पर चले आओ, निम्नलिखित में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण कौन सा है? जल्दी चलो बच्चों, बहुत सारा सवाल बचा हुआ है। कौन सा तुर्क आक्रमण था? तो तब आपका जवाब आ जाएगा गुरुजी मोहम्मद गोरी का। अगले पर आ जाओ, मोहम्मद गोरी किस वंश का था? अगर मैं गोरी के वंश की बात कर रहा हूं तो दोस्तों ना तो वो गुलाम वंश का था ना खिलजी वंश का था। अगर गोरी की बात कर रहा हूं तो गुरुजी ससवनी वंश का था। अगला देखो, 1194 में मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? राजा जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो गुरुजी वो हुआ था आपका चंदावर का युद्ध। कहते हैं ना धोबी घर का रहा ना घाट का, वो राजा जयचंद के साथ हुआ था दोस्तों, ठीक है, वो राजा जयचंद के साथ हुआ था। अगले पर आ जाओ, तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध था जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलतापूर्वक सुनिश्चित कर दी। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे। यह कथन किसका था? भाई 1192 में युद्ध हुआ था और यह कथन किसने कहा था बच्चों? वी.ए. स्मिथ ने। अगले पर आ जाओ, मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानूनों का संग्रह है वो क्या था? मसनवी जो कि बाबर द्वारा मुस्लिम कानूनों का एक संग्रह है वह क्या था? आपको पता होगा कि बाबर भारत में 1526 से लेकर 1530 तक रूल करेगा। 1530 में इसकी मृत्यु हो जाएगी। सर ये था मुबायिन। नेक्स्ट, औरंगजेब द्वारा चलाया गया जिहाद किसे कहते हैं? औरंगजेब जिसने द्वितीय ताजमहल बनवाया है औरंगाबाद महाराष्ट्र में, उसी को बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। आंसर आ जाएगा गुरुजी दार उल इस्लाम। नेक्स्ट, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था बच्चों? दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? अगर मैं दिल्ली के लाल किले की बात कर रहा हूं तो दोस्तों इसे बनवाया था शाहजहां ने। शाहजहां को क्या नाम था? खुर्रम के नाम से। नेक्स्ट सवाल, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों में से कौन सा सही है? मतलब इनमें से चारों में से कौन सा सही है? अगर हम बात कर रहे हैं तो गुरुजी वो हो जाएगा आपका दोरा, चौसा, कन्नौज और बिलग्राम, सरहिंद। ये रहा भैया द राइट आंसर। 5 मिनट बस। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल में मुगल काल को स्वर्णकाल कहा है?
जल्दी बताइए। तो आपका जवाब आ जाएगा दोस्तों ये श्रीवास्तव। नेक्स्ट सवाल देखिए। अब भैया महापुरुषों की समाधि स्थल, यानी कि आज का सवाल, आज का अगला टॉपिक और 7वां टॉपिक होगा दोस्तों। ये 7वां टॉपिक है महापुरुषों की समाधि स्थल। मैं फिर से कह रहा हूं तुम्हारे पेपर में सवाल बनेगा, 110% बनेगा दोस्तों। अगर तुम लगे रहे और मेहनत से जुड़े रहे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारे सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ ये एक लास्ट टॉपिक है, इसे कर लो, बाकी कल कराऊंगा। मेरी भी थोड़ी तबीयत ऐसी चल रही है अभी। समाधि स्थल से 1 नंबर जरूर बनेगा। तैयार हो? मजा आ रहा टॉपिक वाइज पढ़ के? अगर तुम्हें अच्छा लग रहा भाई टॉपिक वाइज, गुरुजी देखो अब इनसे होगा क्या यार, मैंने तुम्हें पढ़ाए नदियों वाले क्वेश्चन, वो तुम्हारे गलत हुए, पढ़ो उसी को। अगर तुम्हें बढ़िया लग रहा हो तो एक बार कमेंट बॉक्स को लाल कर दो, दिल भेज के, जो तुम दिल से भेजते हो ना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और एक और बात, संडे को 6 माह का करंट अफेयर है। संडे को मेरे प्यारे लाल 6 माह का करंट अफेयर होगा। 6 माह का, सुबह किस समय? 7 बजे से लेके और 10 बजे तक। ठीक है भैया, सुबह 6 बजे से लेके 7 बजे से लेके 10 बजे तक। तैयार हो? या क्या सारे बालक यहां पे बैठ के एक बार दिल सा भेज दो कि गुरुजी मजा आ रहा, बिल्कुल टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। आज समाधि है बच्चों, उठ जाओ, उठो। पहला सवाल, वीरभूमि किस महापुरुष की समाधि स्थल है? वीरभूमि किस महापुरुष की समाधि स्थल है? वाह वाह मेरे शेरो। तब आपका जवाब आ जाएगा गुरुजी वो राजीव गांधी। अगला सवाल, अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि स्थल का नाम क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि स्थल का नाम क्या है? तो आपका जवाब आ जाएगा गुरुजी वो है सदैव अटल। अगले पर चले आओ, शक्ति स्थल किस महापुरुष की समाधि स्थल का नाम है? बोलो भैया, शक्ति स्थल। आओ मेरे लाल, जल्दी जल्दी खत्म करता हूं इसे भी। शक्ति स्थल आपका आ जाएगा गुरुजी इंदिरा गांधी। अगला देखिए, राजघाट। राजघाट की बात करेंगे तो महात्मा गांधी जी को याद करेंगे। किसको? महात्मा गांधी जी को याद करेंगे। अगला सवाल, चलो भैया, समाधि के 5 सवाल थे। समाधि के 5 सवाल थे। अब यहां से मैं शुरू करता हूं फरवरी के टॉप 15 क्वेश्चन। आर यू रेडी? फरवरी 2025। और हाँ, मेरी करंट अफेयर की क्लास किस टाइम पे होती है रोज सुबह? जरा बताओ तो। एनटीपीसी स्पेशल क्लास ले रहा हूं रोज सुबह 7 बजे। भूल गए क्या? मैं रोज सुबह 7 बजे एनटीपीसी की क्लास ले रहा हूं करंट अफेयर की। उसे जरूर ज्वाइन करो सुबह 7 बजे। लेकिन यहां फरवरी के करंट अफेयर पढ़ो भैया, फरवरी का करंट अफेयर। चलो पहला सवाल देखिए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में किस राज्य के द्वारा सद्भावना विरासत मामला समाधान योजना 2025 को मंजूरी दे दी है? मैं फिर कह रहा हूं तुम्हारे पेपर में 2025 का करंट अफेयर आएगा, ध्यान रखना। और सुबह 7 बजे सारे बच्चे मिलना मुझे। आपको पता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब लॉन्च कर रहा हूं एक करंट अफेयर की, जिसमें एनटीपीसी के लिए कर रहा हूं स्पेशल। एनटीपीसी की स्पेशल किताब लॉन्च कर रहा हूं 1 तारीख में, यह भी ध्यान रखना। आंसर आ जाएगा भैया हिमाचल प्रदेश। अगला देखिए, हाल ही में लतिका कट्टे जी का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? भाई फिलहाल में लतिका कट्टे जी का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? अगर मैं लतिका कट्टे जी की बात कर रहा हूं तो गुरुजी ये एक बहुत बड़ी मूर्तिकार थी। अगला सवाल देखो, हाल ही में किस भारतीय फिल्म को जापान अकादमी फिल्म पुरस्कार के लिए नामांकन के साथ अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिली है? भैया वो है गुरुजी लापता लेडीज। वो कौन सी है? लापता लेडीज। अगले पर चले आओ, 10वें भारत के विज्ञान फिल्म महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो तब आप लोगों का जवाब आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, सर वो किया गया आपके पणजी में। अगला सवाल, नागोबा जात्रा त्योहार कहां पर आयोजित किया जाता है? नागोबा जात्रा त्योहार कहां पर आयोजित किया जाता है? नागोबा जात्रा त्योहार कहां पर आयोजित किया जाता है? तो तब आप लोगों का जवाब आ जाएगा सर जी वो किया जाता है तेलंगाना में। नेक्स्ट सवाल देखिए, हाल ही में किसके द्वारा इंडियन रेनेसां द मोदी डिकेट पुस्तक का विमोचन किया गया है? इस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो तब तुम लोगों का जवाब आ जाएगा सर अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। अगला सवाल, हाल ही में सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो वो किया गया जसप्रीत बुमराह। बम बम बुमराह। अगले पॉइंट पर आ जाओ। नहीं यार, माफी ये सचिन तेंदुलकर, सॉरी यार, इनको तो L&T कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। सॉरी यार, मुझसे गलती हो गई थी, ये आंसर आएगा। अगले पर देखो, हाल ही में प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान भगदड़ मच गई जिसमें कई लोगों की जान चली गई। उसकी जांच करने के लिए कमेटी बनाई गई। उस कमेटी का अध्यक्ष किसको बनाया गया? सॉरी बच्चों, बुमराह नहीं था, आंसर सचिन है। तो उसका जो अध्यक्ष बनाया गया वो हर्ष कुमार जी को बनाया गया है। वो हर्ष कुमार जी को बनाया गया दोस्तों उसका अध्यक्ष। अगला सवाल देखो, हाल ही में प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 में मुख्य अतिथि के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो मुख्य अतिथि के रूप में दोस्तों वहां पे किया गया जयशंकर जी को, विदेश मंत्री है। अगला सवाल, भाई आज के लिए इतना ही रहने देता हूं।